प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, पटेल नगर भटक गोरखपुर, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड खा राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 9 शांति के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने शांति की भूमिका, शांत के अर्थ, संरचनात्मक हिंसा इत्यादि बातें समझी। इस भाग में बच्चों हम समझेंगे कि क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, शांति स्थापित करने में हिंसा कहां तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा शांति और राजसत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजसत्ता शांति स्थापित करने में कहां तक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इसके अलावा शांति कायम करने के विभिन्न तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन्हें समझेंगे कि शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। इसके अलावा इस समय जो विश्व के सम्मुख चुनौतियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम अब आगे बढ़ते हैं पहले बिंदु की तरफ। क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों, आप देख रहे हैं कि क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चों, एक अच्छे मकसद से किया गया हिंसा का यदि शांति स्थापित करने में सहारा लिया जाता है तो उसे कुछ विचारकों द्वारा उचित बताया जाता है, लेकिन हिंसा सदैव सही नहीं होती। यदि कोई तानाशाह शासक है तो उसे जनता हटाने के लिए यदि कोई प्रयास करती है तो उसे उचित बताया जाता है, उचित कहा जाता है। लेकिन यदि शांति स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है और वो प्रतिक्रियाएं बढ़ती जाती हैं, भले उनका उद्देश्य अच्छा हो, मकसद अच्छा हो, लेकिन वह हिंसा बढ़ती जाती है जो मानवता के बर्बादी का कारण बनती है। हिंसा कभी भी हिंसा का उपाय नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए जो संघर्षों का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा अपनाया गया, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह, ये शांति स्थापित करने के लिए वे प्रयास हैं जो बिना हिंसा किए हुए शांति स्थापित कर सकते हैं या सरकारों को बदल सकते हैं। इन्हीं का प्रयोग मार्टिन लूथर किंग ने 1960 में अमेरिका में अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए किया। अर्थात यह जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है शांति स्थापित करने की दिशा में, वह सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह है। बच्चों, क्योंकि हिंसा का प्रतिकार यदि हिंसा से किया जाए तो वो दुधारी तलवार हो जाएगी, क्योंकि हिंसा
और बढ़ सकती है, जिससे कि विनाश होगा। और शांति के लिए विनाश का कोई स्थान नहीं है। शांति स्थापित करने के लिए उचित रीतियों का प्रयोग ही शांति स्थापित कर सकता है। इसीलिए हिंसा शांति को प्रोत्साहित वस्तुतः नहीं कर सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं। शांति और राजसत्ता। बच्चों, प्रत्येक संप्रभु व स्वतंत्र राज्य है जो अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि शांति स्थापित करने के लिए वे स्वयं को बृहत्तर मानवता के अंग के रूप में स्वीकार करें, जिससे कि अस्थायी शांति स्थापित की जा सके। वे सभी मानवों को समान समझते हुए अपने हितों का साधन करें। इसके अलावा राज्य अपने हित साधन के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने को तैयार होता है। क्यों? क्योंकि राज्य के पास अपनी संप्रभुता है, वह सिर्फ अपने हितों का साधन करता है। वह चाहे जिस आधार पर हो, वह यह नहीं देखता। इसीलिए शांति को हानि पहुंचती है। राजसत्ता से शांति को हानि पहुंचती है जब वे केवल अपना हित साधन देखते हैं। बच्चों, वर्तमान में यह देखा जाता है कि राज्यों द्वारा बल प्रयोग का उपयोग किया जाता है। राज्यों के पास अपनी सेना और पुलिस होती है, जिसका उपयोग वस्तुतः नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। लेकिन वर्तमान समय में राजसत्ता अपने इस बल का प्रयोग नागरिकों की आवाजों को दबाने में, उनके अधिकारों के हनन में करने लगे, जिससे कि शांत प्रक्रिया बाधित हो रही है। इसीलिए राजसत्ता का सीमित उपयोग ही शांति को बढ़ावा दे सकता है। वर्तमान में विश्व में अनेक संप्रभु राष्ट्र हैं और सभी संप्रभु राष्ट्रों के अपने हित हैं। वे अपने हित साधन में लगे हैं और जब हितों के टकराव होते हैं तो अशांति का वातावरण पैदा होना स्वाभाविक है। इसीलिए अगर शांति का मार्ग चाहिए तो ये जो संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित विश्व है, इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा। बिना इसके अस्थायी शांति संभव नहीं होगा। बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता लोकतांत्रिकरण किया जाए, जिसमें सभी नागरिकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके अलावा नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के मानव का विकास नहीं होगा और जब उसका विकास नहीं होगा तो शांति नहीं हो सकती राष्ट्र में। अतः जब तक सत्ता का लोकतांत्रिकरण और सत्ता द्वारा नागरिकों को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक अस्थायी शांति की कल्पना करना भ्रामक होगा। बच्चों, इसके अलावा राज्य सत्ता को जवाबदेह बनाना होगा। राज्य सत्ता जब लोकतांत्रिकरण होगा तो वो किसके प्रति जवाबदेह होगी? जनता के प्रति।
मानवता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता के प्रति जवाबदेह हो रहा होगा सत्ता को, जब तक वह जनता के प्रति और मानवता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। राज सत्ता को चाहिए कि वह शांति स्थापित करने के लिए स्वयं को जनहित कार्यों में लगाए, लोक कल्याण के कार्यों में लगाए, बृहत्तर मानवता को अपनाए, जिससे कि अस्थायी शांति स्थापित की जा सके। इसके अलावा बच्चों, लोकतंत्र व मानवाधिकार के लिए संघर्ष और शांति के लिए सुरक्षा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। लोकतंत्र व मानवाधिकारों के लिए संघर्ष। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। मानवाधिकारों में नागरिकों के अधिकार, बृहत्तर सोच। और जब इन दोनों के लिए संघर्ष होता है और जो शांति और सुरक्षा की बात की जाती है, उन दोनों का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके लिए जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष होता है वो बृहत्तर सोच का होता है, वह व्यापक सोच का होता है, मानव हित के लिए होता है। और उसके बाद जो संघर्ष होता है, उसके बाद यह जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थापना होती है, उससे अस्थायी शांति स्थापित होती है। इसके बाद बच्चों हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। बच्चों, आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि विश्व में किस तरह अस्थायी शांति लाई जा सके। आप आए दिन सुनते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में हिंसक घटनाएं होती हैं। इस परिदृश्य में देखा जाए तो मानव कल्याण के लिए, अस्थायी शांति के लिए भी पूरा विश्व प्रयत्नशील है। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रों को, जो संप्रभु राष्ट्र हैं, उनको केंद्रीय स्थान देते हुए उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का उचित सम्मान दिया जाए। जब सम्मान मिलेगा तो राष्ट्रों के हितों के टकराव कम होंगे। हितों के टकराव कब होते हैं? जब दो राष्ट्रों के मध्य समान व्यवहार नहीं होता। समानता का व्यवहार ना होना ही सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रों को उनकी संप्रभुता का आदर करते हुए केंद्रीय स्थान दिया जाएगा, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, तब शांति स्थापित हो सकती है। इसके अलावा आज विश्व को यह मानना होगा, इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस बात से राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता को ना स्वीकार करते हुए मुंह मोड़ने के कारण ही शांति में बाधा पड़ती है। अतः आवश्यक है उसे जीवंत सत्य माना जाए कि जब तक राष्ट्र रहेंगे उनके मध्य कुछ ना कुछ विवादित बिंदु रहेंगे। उसके बाद प्रतिद्वंदिता व संघर्ष का अंत सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था से करना। ये जो प्रतिद्वंदिता व संघर्ष है, इसके लिए आवश्यक है सत्ता को संतुलित करना। यह व्यवस्था जब तक नहीं कायम होगी, राष्ट्रों के मध्य हो वह चाहे समूहों के मध्य हो, व्यक्तियों के मध्य तक ले लीजिए इस बात को, नीचे से ऊपर तक देखिए, जब तक सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक अस्थायी शांति प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो राष्ट्रों के मध्य की प्रतिद्वंदिता को
सकारात्मक व परस्पर निर्भरता के सहयोग के द्वारा कम करने पर बल देना होगा। जो राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता है, इसे कैसे कम किया जाए? इसे आपसी बातचीत के द्वारा कम किया जा सकता है। उसके लिए विश्व के मंच हैं या द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, और एक दूसरे की निर्भरता और सहयोग जब तक ये राष्ट्रों के मध्य नहीं बढ़ेगा, तब तक शांति नहीं होगी। आप जहां रहते हैं अगल बगल देखिए, जब तक आपसी सहयोग परस्पर बातचीत होती है, तब तक वहां शांति बनी रहती है। लेकिन जब यह सहयोग की भावना कहीं कम होती है, बातचीत बंद होते हैं, तो तनाव बढ़ता है। इसी तरह राष्ट्रों के मध्य जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक उनकी प्रतिबद्धता कम नहीं होगी। जब बातचीत होगी तो विकास के दरवाजे खुलेंगे, उसके लिए आपसी समझौते होंगे, आपसी सहयोग बढ़ेगा, जिससे कि शांति स्थापित हो सकती है। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानती है, ये जो वर्तमान व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसमें जो राष्ट्र आधारित व्यवस्था है, यह समाप्त प्राय, क्योंकि राष्ट्रों के तत्वों के बारे में आप जानते हैं, कुछ तत्व आवश्यक हैं। अब तो विविधतापूर्ण राज्यों का युग है, और इन विविधतापूर्ण राज्यों में आपसी विकास, सहयोग, सद्भाव, सामंजस्य से ही विकास की नई बातें लिख रहे हैं। अब बच्चों, हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। समकालीन चुनौतियां। बच्चों, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत हद तक विश्व में शांति स्थापित करने में सफल रहा, लेकिन अनेक जगहों उसे असफलता भी मिली। इसका प्रमुख कारण रहा, जो विश्व के दबंग राष्ट्र हैं, उन्होंने अपनी क्षमता, प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संगठनों और जगह अनावश्यक हस्तक्षेप किया। इसके अलावा उनकी नीतियों को प्रभावित करने में अपने को संलग्न किया। ये दबंग राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों में भी अपनी छाप छोड़ते, अपना प्रभाव ये पूरे विश्व में बनाने के लिए विभिन्न संगठनों का उपयोग करते हैं। इन शक्तिशाली राष्ट्रों के व्यवहार ने एक बहुत बड़ी चुनौती विश्व के सम्मुख उत्पन्न कर दी है। इसके अलावा आतंकवाद की समस्या भी महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। इन आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश उन्हें विभिन्न अलग अलग नामों से देते हैं और उनकी वित्तीय और सैनिक सहायता करते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या ये आतंकवादी मानवता के हित में हैं? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ आक्रमण हो, चाहे मुंबई हमला हो, चाहे भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला रहा हो, कश्मीर में मानवता का खुलेआम उल्लंघन करने वाले आतंकवादी गुटों का संघर्ष रहा हो, ये कहां तक हित साधक है? ये कहां तक शांति स्थापित प्रक्रिया में सहयोग करेंगे? आज पूरा विश्व इन आतंकवादियों से जूझ रहा है। कोई एक देश नहीं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है।
आज पूरे विश्व के सम्मुख यह प्रमुख चुनौती है कि इस आतंकवादी समस्या से कैसे निपटा जाए, और जब तक इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा, अस्थायी शांति स्थापित करना बहुत बड़ी कठिनाई की बात होगी। अतः बच्चों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।